मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 के आरोह पुस्तिका के पाठ छोटा मेरा खेत और कवि जिसके उमाशंकर जोशी हैं उस कवि का परिचय, सार और कविता का अर्थ और प्रश्नों का अभ्यास हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए, जीवन परिचय। जन्म है 1911 में। गुजरात में सन 1947 में संस्कृत पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तर रामचरितमानस का गुजराती भाषा में अनुवाद किया है और निधन 1988 में हुआ है। प्रमुख रचनाएं उनकी देखिए हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निषेध, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, अभिज्ञा और शहीद, श्रावणी, मैणो विसामो उपन्यास है और स्वप्न प्रयाण संपादन कार्य इन्होंने किए। और काव्यगत विशेषताएं हैं। उमाशंकर जोशी ने गुजराती कविता को नई स्वर भंगिमा देने का कार्य किया है, आम बोलचाल की भाषा में कविता लिखी है तथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और भाषा शैली जो है, जोशी जी की भाषा अत्यंत ही सरल भाषा है। इन्होंने सुंदर और प्रकृति का चित्रण किया है, जैसा कि कविता के माध्यम से भी आपको ज्ञात होने वाला है कि कवि ने किस प्रकार का वर्णन किया है। कविता का सार देखिए, छोटा मेरा खेत। और जो है तो प्रस्तुत कविता में कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। कवि की कल्पना शक्ति को आप देखेंगे। जिस खेत में भावों की आंधी आती है, एक बीज बोया जाता है, जैसे हमारा मन है, उसी प्रकार से कैसे कवि लिखना शुरू कर देता है और यह बीज पल्लवित हो उठता है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है और वो पल्लवित होता है, फसल कटती है, ठीक उसी प्रकार से कविता का उदय भी होता है। कवि के हृदय में एक साहित्यिक अलौकिक रस की धारा भी फूट पड़ती है। कवि को लगता है कि फसलें बड़ी हो जाती हैं, कट जाती हैं, सब हो सकता है, परंतु साहित्य का रस, उसकी काव्यधारा कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो युगों युगों तक चलती है, लोगों तक पहुंचती है। फसल को काट लिया जाता है लेकिन काव्य की धारा जो है समाप्त नहीं होती है। और कविता जो है, छोटा मेरा खेत, चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छणका बीज वहां बो गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। देखिए, खड़ी बोली हिंदी है और रूपक अलंकारों के प्रयोग किए गए हैं। पल्लव पुष्प गल गया में अनुप्रास अलंकार है, प वर्ण की आवृत्ति की गई है और नई कविता है, ये आपको इसकी विशेषताएं भी पता चल रही हैं। और रस शब्द का प्रयोग काव्य रस के लिए किया गया है, फल के लिए किया गया है, जो उसके फलस्वरूप हमें मिलता है। और कवि को ऐसा लगता है जैसे कागज का पन्ना किसकी तरह है, अब एक खेत की तरह है और एक अंधड़ आता है, आंधी आती है कहीं से, तो कहीं से बीज उसके अंदर चला जाता है और अंत में क्या होता है, वो बीज प्रस्फुटित हो जाता है। और उसी तरह से कल्पना के रसायनों को भी वह क्या कर लेता है, पीता है, गल जाता है, उसी में निशेष हो जाता है, खत्म हो जाता है। बीज हमें नहीं दिखाई देता, फसल ऊपर दिखाई देने लगती है आपको, तो उसका जो है आप देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शब्दों के अंकुर फूटे, शब्दों के अंकुर कहाँ फूटेंगे, कवि बताना चाहता है, ये कविता रूपी अंकुर हैं जो प्रस्फुटित होंगे, फूट पड़ेंगे। वहाँ पर क्या क्या पल्लव पुष्पों से नमित चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ पर डालें होंगी, पुष्प होंगे और बहुत सारी चीज़ें पल्लवित होती हुई दिखाई देंगे। झूमने लगे फल, फल भी उत्पन्न होंगे और वहाँ पर आपको झूमने लगेंगे, पेड़ पौधों में फल दिखाई देंगे, सारा अलौकिक रस दिखाई देगा, अमृत की धारा फूटेगी। रुपाई क्षण की, जैसे कि खेतों में रुपाई की जाती है और क्षण मात्र में ही आप देखते हैं कि वहाँ से बहुत कुछ किसान निकालता है, उस खेत से बहुत कुछ रुपाई के माध्यम से, उसी प्रकार से काट छांट होती रहती है। कविता की भी काट छांट कवि करता है। कटाई अनंत की होता है कि कविता की कटाई जो है वो अनंत लंबे काल तक चलती रहती है। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती है, अगर बांटने पर नहीं खत्म होती है, लुटते रहने से खत्म नहीं होती, लोगों तक पहुंचने से समाप्त नहीं होती। रस के अक्षय पात्र की तरह ये सदा बनी रहती है और छोटा मेरा खेत है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं। तो इसका पाठ का आपको अर्थ भी उपलब्ध हो जाएगा। जो है अर्थ देखिए, कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है, जिसे देखकर कवि के मन में एक आवेग उत्पन्न होता है। उसे लगता है उसके खेत में एक विचारों का बीज चला गया है। यह विचार बीज उसकी कल्पना का बीज है, जिसमें गलकर हम और घमंड को समाप्त कर दिया है।
जब वो गल गया तो कवि को ऐसा लगता है कि शब्द के अंकुर मानो फूटने लगे हैं। तो कवि की कल्पना शक्ति को देखिए, बिना बीज बोए कहीं पर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। तो कार्य को करने की प्रक्रिया आपकी शुरू, जब तक विचार नहीं बनते तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसको समझने का प्रयास करिए कि मन में विचार कितने महत्वपूर्ण होते हैं, मन की कल्पनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसको बताने का प्रयास किया गया। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप धारण कर लिया है। जिस प्रकार खेत में बीज बोने पर वह विकसित होते जाते हैं और एक पौधे का रूप धारण कर लेते हैं, उसमें फूल और पत्ते निकल आते हैं, कवि का कहना है, परंतु वह झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि की स्थिति भी अब हो गई। घमंड नहीं होना चाहिए, नम्रता का भाव होना चाहिए। जैसे पेड़ में फल आने पर वह नीचे झुक जाता है। कवि आगे कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उसमें अद्भुत रस की धाराएं प्रस्फुटित होने लगती हैं, अमृत के समान लगती हैं। यह रचना कवि को ऐसा लगता है कि पल भर में रची गई थी। तो ये पल भर में विचार आते हैं, पल भर में समाप्त भी हो जाते हैं। उन विचारों पर जब हम मनन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, तब विचार आगे बढ़ते हैं। थोड़े समय में रची गई थी परंतु उसका फल उसे लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही उसका वह रस क्या ऐसा है बढ़ता चला जाता है। जो कभी अक्षय पात्र की विशेषता होती थी कि उसमें से कभी खाना समाप्त नहीं होता था, तो उसी तरह से ये भी अक्षय पात्र की तरह ही है कि वो कहीं समाप्त नहीं होती। कवि का मानना है कि उसकी कविता रूपी खेत जो है वो थोड़ा छोटा तो जरूर है, परंतु उसमें रस कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। वह लोगों तक इस रस का संचार करने में उसकी कविताएं क्या होंगी, सफल होंगी और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको रस पहुंचाती रहेंगी। देखिए दूसरी कविता है बगुलों के पंख। तो प्रकृति का वर्णन किया गया है, बगुलों का वर्णन के माध्यम से कवि ने जो संदेश दिया है, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, जो है पंक्तिबद्ध जो है पाती कहा गया है। बगुलों के जो है बगुले आसमान में उड़ते हुए आकाश मंडल में दिखाई दे रहे हैं और सफ़ेद रंग के ये बगुले हैं, नीला आकाश है। चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, उनकी आंखें को मानो वो चुरा ले गई, कवि कहता है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, चारों तरफ आकाश मंडल में कैसे कजरारे बादल, काले बादल छाए हुए हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, कैसे तैरती ऊपर आकाश मंडल में शाम के समय सतेज चमकदार श्वेत जो है, सफ़ेद जो है बगुलों की ये जो पंक्तियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, वो अपने क्या कर रही है, धीमे धीमे, हौले हौले में देखिए मात्रा थोड़ी सी गलत हो गई, सॉरी। और उसमें क्या है, धीमे धीमे वह क्या कर रही है, उनको माया में बांध रही है, बांधे चली जा रही है। इतना आकर्षण है उसमें, उसे कोई तनिक रोक लो कि वो मुझे मेरी आंखों को जो चकाचौंध कर रही है, तो थोड़ा इतना आकर्षण है। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें चुरा के ले जा रहे हैं। नभ में पाती बंधी बगुलों की ये पांखें जो है, उनके पंख जो है वो बगुलों के किस तरह की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, इसको जो है वर्णित किया गया है। तो अर्थ भी इसके ऊपर आपकी सुविधा के लिए लिखा गया है कि कवि आकाश मंडल में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है, सफेद रंग के। उनका इस तरह पंक्तिबद्ध रूप में उड़ना कवि को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। वह दृश्य उन्हें लगता है कि उनकी आंखों को चुरा ले गया, इतना आकर्षण, इतना सौंदर्य। आकाश मंडल में काले काले बादलों की छाया छाई हुई है। संध्या यानी शाम के समय चमकीली सफेद काया उस पर तैरती हुई प्रतीत होती है। यह दृश्य कवि को आकर्षित करने वाला है, सम्मोहित करने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि जादू की तरह वह धीरे धीरे मुझे बांध रहा है। वो एकटक लगातार उसे देखते जा रहे हैं, उसी में समाते चले जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि कोई इस प्रभाव को रोक सके तो रोक ले, तो उनको तो रोका नहीं जा सकता है। वो आकाश में उड़ रहे हैं, स्वतंत्र हैं। यह सुंदर दृश्य उनकी आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। आकाश मंडल में पंक्तिबद्ध बगुलों में कवि की आंखें क्या हो जा रही, अटक जा रही। वो लगातार उन्हें निहार रहे हैं, देख रहे हैं। वह एक टक उन्हें क्या करता है, देखते रहते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य का जो चित्रण उन्होंने किया है वो मन को मोहने वाला है। और प्रश्न अभ्यास जो है इस प्रकार से है। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न देखिए, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। अथवा एक प्रश्न और साथ में दे दिया गया कि कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। एक ही आंसर है और पूछने का तरीका थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। तो जब आप पाठ को समझ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देने स्वाभाविक है, आसान होते हैं।
कवि ने छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहा है क्योंकि कवि कर्म तथा खेती में समानता बताना चाहते हैं। उनको लगता है जैसे खेत में कृषक कार्य करता है, बीज बोता है, वैसे ही कवि भी अपना कार्य करता है। जिस प्रकार छोटा खेत चौकोर होता है उसी प्रकार कागज का पन्ना भी चौकोर होता है। जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है, उसमें खाद डाली जाती है, अंकुर फल फूल इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति का बीज बोता है। वो भी कर्म करता है, बिना कर्म के कोई व्यक्ति नहीं होता है, तथा उसे कल्पना भाषा के माध्यम से रचना के रूप में उसे क्या मिलता है, फसल की तरह ही मिलती है। जैसे कृषक को फसल मिलती है बीज बोने पर, वैसे ही कवि को भी, रचनाकार को भी कुछ ना कुछ प्राप्त होता है उसकी रचना से। क्योंकि फसल एक निश्चित समय के पश्चात काट ली जाती है, उसका समय निश्चित है, परंतु रचना का रस हमेशा मिलता रहता है। एक समय के पश्चात दूसरा समय आएगा, हम खाने पीने की वस्तुओं को समाप्त कर लेते हैं, बीज बोए जाएंगे, फिर कटेगी फसल। लेकिन कविता जो है एक बार जो लिखी गई वो युगों युगों तक जो है रहती है, उसको भी कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज, क्या अंधड़ कहते हैं, देखिए आंधी को। आंधी अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आती है, आवेग की बात की जा रही है। रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ भावना का आवेग है ये, और बीज का अर्थ देखिए विचार और भावों की अभिव्यक्ति है। भावनाओं के कारण ही कवि के मन में विचारों की उत्पत्ति होती है तथा वह किसी कृति, किसी रचना को लिखता है और प्रकट करता है। तो ये व्यक्ति और उसकी भावनाएं उससे बहुत कुछ बनाती हैं। और नंबर 3 है, देखिए रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। इंगित करना, इशारा करना होता है। तो जब शब्दों को आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रश्नों के उत्तर भी लिख देते हैं। रचना कर्म का अक्षय पात्र की तरह कभी खाली नहीं होता है। इसकी भी स्टोरी है, कहानी है, तो आपने महाभारत में भी सुना होगा। तो संदर्भ के हिसाब से मैं इसीलिए आपको आगाह करा दे रही हूँ कि उसमें से अक्षय पात्र में से जो है वो खाना समाप्त नहीं होता था, भोजन समाप्त नहीं होता था। जितना बांटा जाता है वो उतना ही भरता जाता है तथा यह रचनाएं लंबे समय तक आनंद प्रदान करने वाली रहती हैं। तो इसीलिए अक्षय पात्र की तरह इसे कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए व्याख्या करिए या भाव स्पष्ट करिए कह दिया जाता है। तो प्रश्न देखिए, जब भी एग्जामिनर लिखते हैं तो थोड़ा सा उसको घुमा दिया जाता है और उनके भाव, अर्थ इत्यादि और चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन बच्चे इस चीज़ को समझने वाले समझ लेते हैं कि क्या है। तो शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। अब देखिए पल्लव और पुष्पों में अगर कह दिया गया, यहाँ पर व्याख्या है, लेकिन यहाँ पर आपका अलंकारों में अगर प वर्ण की आवृत्ति है तो आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार की छटा भी है। तो ऐसे ही अगर कोई एक चीज़ पूछ ली जाती तो आप लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि जब उसने छोटे खेत रूपी कागज के पन्ने पर विचार और अभिव्यक्ति का जब बीज बोया था और कल्पना के सहारे वह उगा भी है, उसमें शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, विशेष भावों की अभिव्यक्ति मिली। इस प्रकार भाव व कल्पना का विचार विकसित हुआ और वो आगे बढ़ता रहा है। जिस बीज को बोया जाता है वो अगर उग गया, प्रस्फुटित हो गया, बढ़ने लगा, तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है। तो ये शब्दों का रूप भी जो होता है, जब एक बार कलम चल पड़ती है कवि की, लेखक की, तो चल पड़ता है, कार्य होने लगता है। रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। बांटने से ज्ञान खत्म नहीं होता। जैसे रोपाई क्षण भर की किसान करता है और उसमें रोपता है, पौधे को लगाता है, बीज को बोता है, कटाई उसकी करता है, अनंत समय के लिए उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। लुटते रहने से भी ये चीज़ें कैसी हैं, कम नहीं होती हैं। तो उसी का भाव अभिव्यक्ति की गई। कवि का मानना है कि कर्म में रोपाई क्षण भर की होती है, अथा भाव तो क्षण भर विशेष में बोया जाता है, किंतु जब रचना सामने आती है वह कई लोगों को आनंद की अनुभूति कराती है। इस फसल की कटाई अनंत है, तक लंबे समय तक चलती है। इसके रस को जितना भी बांटा जाए, लूटा जाए, वह कभी भी खत्म नहीं होता। इस प्रकार कविता कालजयी अमर हो जाती है, इसको नष्ट किया नहीं जाता है। तो अच्छे कवियों की रचनाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं, इसको भी बताने का प्रयास किया गया है। कविता बेजोड़ है। शब्दों की शब्दावली के हिसाब से खड़ी बोली हिंदी है, आप देख रहे हैं। विशेषताएं भी आपकी लिखी हुई हैं, रस अलंकारों को भी आप समझ सकते हैं, प्रकृति वर्णन किया गया है और व्याख्या में भी आपने इसको समझ लिया है। इस प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।